नमस्कार साथियों, दिस इज कृष्णा वशिष्ठ। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं जहां पर भी होंगे अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो सेशन में हम मेथड्स टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो पूरा देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। और इससे पहले जो मैंने साइकोलॉजिकल वीडियोस बनाए हैं, ये केवीएस एग्जाम की प्रिपरेशन मैं आपको करा रहा हूँ, यानी कि तीनों लेवल। और साथ में अगर आप इन वीडियोस के माध्यम से पढ़ेंगे तो साथ में आपका सीटेट एग्जाम जो अभी 2022 दिसंबर जनवरी की जो टेंटेटिव डेट है उसमें होगा, मतलब आने ही वाला है, तो उसकी तैयारी भी आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए क्वालिटेटिव वीडियोस लेके आता हूँ। ठीक है, तो मेरी जो प्रीवियस वीडियो है उनको आप वीडियोस हैं उनको काफ़ी आपने प्यार दिया है, तो मैं आई होप कि इस वीडियो को भी काफ़ी प्यार मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चैनल का नाम क्या है? टैट्स गुरु। तो भाई बात ऐसी है, स्टार्ट करते हैं। वेट ए मिनट, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं पहले। तो देखो, हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स। किसके मेथड? साइकोलॉजिकल प्रोसेस के मेथड। अब दोस्तों मेथड क्या होता है? देखो, मेथड किसी भी प्रोसेस को किसी रियल सिनेरियो में हम अप्लाई किस तरीके से करते हैं। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको अप्रोच के बारे में बताया कि भाई साइकोलॉजिकल अप्रोचेस क्या क्या होती हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और आज हम मेथड्स के बारे में बताएंगे। तो मेथड्स देखो, जो जो बच्चे मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं उसको मैं बता दूं एक बार कि साइकोलॉजी होती क्या है। यहाँ पर हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। ह्यूमन बिहेवियर में जैसे कि इंसान का जो मेंटल प्रोसेस है, इंसान का जो परसेप्शन है, वो खुश है, दुखी है, वो किन चीज़ों से वो खुश होता है, किन चीज़ों से दुखी होता है। तो तमाम बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो जिनकी स्टडी हम साइकोलॉजी के अंदर करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर की यहाँ पर स्टडी हो रही है। तो अब इसमें क्या है, अप्रोचेस तो मैंने आपको बता दिया। मेथड्स, अब मेथड्स भी क्या हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे हम। ऑब्जर्वेशन मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। एक्सपेरिमेंटेशन का एक मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं। केस स्टडी का एक मेथड है और सर्वे एक मेथड है। ठीक है, तो काफ़ी सारे मेथड हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जितने भी मेथड्स मैं आपको कवर करा सकता हूं मैं करूंगा। और जब मुझे लगेगा कि वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है तो मैं जो है स्टॉप करके नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर वेरियस साइंटिफिक मेथड्स आर यूज्ड। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। द पर्पस ऑफ स्टडी और रिसर्च इज टू डेवलप प्रिंसिपल्स एंड थ्योरी। ठीक है, और ह्यूमन बिगिंस आर कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देयर बिहेवियर आर शेप्ड बाय मैनी फैक्टर्स। देखो बच्चों, बात ऐसी है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना आसान नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर किसी भी व्यक्ति का जो नेचर है वो चेंज होता रहता है। और उसके नेचर को जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं वो इंटरनल चीज़ें होती हैं, एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं। लाइक हमारा एनवायरनमेंट हमारे बिहेवियर को शेप करता है, चेंज करता है, मॉडिफाई करता है, कुछ भी आप कह सकते हैं। हमारा जो इंटरनल फैक्टर है, जो हमारे जेनेटिक्स हैं, जो बायोलॉजिकल बैकग्राउंड है हमारा, वो भी हमारे बिहेवियर को कहीं ना कहीं शेप करता है। ठीक है, तो इस कड़ी में जो भी हम थ्योरी डेवलप करें, जो भी मेथड्स हम डेवलप करें, उसकी जो ऑब्जेक्टिविटी है वो 100% होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी मतलब उस चीज़ का कोई उद्देश्य बाइज नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, टेस्टेबल होना चाहिए। टेस्टेबल होगा तो अच्छा है। इट इज टेस्टेबल, टेस्टेबल होना चाहिए। एंड साथ में सेल्फ करेक्शन होना चाहिए। मतलब जो भी थ्योरी, जो भी मेथड हम बनाएं वो सेल्फ करेक्टेड होना चाहिए। मतलब ऑटोमेटिक, जहाँ पे भी रिसर्चर को ज़रूरत होगी करेक्ट करने की, वहाँ पे हम उसको करेक्ट कर सकें। रिप्लिकेशन होनी चाहिए, मतलब वो जो हमने एल्गोरिदम बनाई है, जो हमने मेथड्स डेवलप किया है, अगर वो एक ग्रुप पर अप्लाई हो रहा है तो वो दूसरे ग्रुप पर भी अप्लाई होना चाहिए। तो कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं मेथड्स की। अगर हम एक मेथड्स डेवलप कर रहे हैं, जैसे ऑब्जेक्टिविटी, टेस्टेबल, सेल्फ करेक्शन या फिर रेप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी हमारी वो एल्गोरिदम या तभी हमारा जो मेथड है वो एक्यूरेट होगा।
ठीक है, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हो गई मेथड्स की जो मैंने आपको बताई हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है कई बार ऑब्जेक्टिविटी, टेस्टेबल या सेल्फ फ्रैक्शन को लेके। स्टार्ट करते हैं आगे, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम डिस्कस करेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड को। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देखो ऑब्जर्वेशन मेथड इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड इन साइकोलॉजी टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर। और ये काफ़ी लेंथी मेथड है। अब ऑब्जर्वेशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि सपोज करें कि आप जैसे इन्होंने बोला हुआ है, वाइल शॉपिंग इन द मार्केट यू मस्ट हैव नोटिस्ड वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द पीपल। तो जैसे कि आप किसी क्राउडेड एरिया में चल रहे हैं और वहाँ पे आप ऑब्जर्व करें लोगों का चलने का तरीका, लोगों का खुश होने का तरीका, लोगों का बात करने का तरीका, लोगों को हंसने का तरीका, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। And when you observe their activities you also think about as to why they do this, why they are doing those activities, and probably you reach to a conclusion about the causes of such activities. Such a way of knowing about others is called observation. अब देखो सिंपल सी बात है, जब हम इन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति, क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए, व्हाई वी आर डूइंग दिस, व्हाई वी आर डूइंग दिस। तो क्योंकि हमें वी हैव टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ अदर्स, हम दूसरों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। सेम जैसे फॉर एग्जाम्पल एज ए टीचर, जब आप एज ए टीचर आप भी तो ऑब्जर्व करते हो अपने बच्चों को। जब आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, सपोज करें 30 स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व भी करना होता है। स्कूल के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, जब वाइल स्टैंडिंग इन द असेंबली, जब असेंबली हो रही होती है तो वहाँ पर भी तो हम अंडरस्टैंड करते हैं, वहाँ पर भी तो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन? टू नोइंग अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में जानना है हमें। ठीक है, एंड व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, व्हाट इट कम्स, कहाँ पर ये आता है? ये आता है मेथड्स। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड इन साइकोलॉजी। हाउएवर द मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन गोज ए लिटिल फार्दर एज कंपेयर टू डिस्कस्ड अबव। ऑब्जर्वेशन इज ए मेथड ऑफ इंक्वायरी। सीधी सी बात है भाई, सही बात है। ऑब्जर्वेशन कौन सा मेथड है? इंक्वायरी करने का मेथड है, जहां पर हम चीजें समझते हैं सिस्टमैटिक रजिस्टरिंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इवेंट्स विदाउट एनी डेलिबरेट अटेम्प्ट टू इंटरफेयर। ठीक है, हम ओनली ओपनली हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं चीजों के बारे में। ठीक है, सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन मेथड दैट वी क्वाइट डू इन नॉर्मल लाइफ। अब बात कर लेते हैं ऑब्जर्वेशन कितने तरह का होता है। बच्चों, एक होता है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। नेचुरल ऑब्जर्वेशन सच एज ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन ऑन प्लेग्राउंड। ठीक है, अब देखो यहां पर थोड़ी सी समझने वाली बात है। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन नाम से ही पता चल रहा है, नेचुरल, जहां पे आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं और ऑब्जर्व करते करते आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे, ओपनली सब कुछ आपके सामने हो रहा है। अब कई बार एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है, वो आपको एक एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा कि कौन सा ऑब्जर्वेशन मेथड है, मतलब कौन सा ऑब्जर्वेशन का टाइप्स है। तो अगर बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज नेचुरल ऑब्जर्वेशन। कौन सा ऑब्जर्वेशन है वो? नेचुरल ऑब्जर्वेशन। एक होता है बच्चों लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन, वहां पर सारी चीजें लैब के अंदर होती हैं, वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है, और लेबोरेटरी एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में होता है। ठीक है, जैसे सपोज करें कि आप लैब के अंदर फिजिक्स लैब में हैं और सामने आपके बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो जो एनवायरनमेंट है दैट इज़ लिमिटेड एनवायरनमेंट, और वहाँ पे आप जो है आपने सिचुएशन को कंट्रोल किया हुआ है, सारी सिचुएशन आपके हाथ में है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर पार्टिसिपेशन को देखा जाए, मतलब जो आपका ऑब्जर्वर होता है उसके पार्टिसिपेशन को देखा जाए, तो उस बेसिस पर ऑब्जर्वेशन के फर्दर दो टाइप्स किए गए हैं, पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट टाइप्स। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वर पार्टिसिपेट करेगा बच्चों के साथ या जिस ग्रुप को वो ऑब्जर्व कर रहा है, और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मेन चीज तो हमें ऑब्जर्व ही करना है।
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज दैट इट स्टडीज द रेंज ऑफ बिहेवियर्स। देखो यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट एडवांटेज है वो ऑब्जर्वेशन की ये है कि वी गेट रेंज ऑफ बिहेवियर्स इन द फॉर्म ऑफ इन विच दे आर हैपनिंग। मतलब हमें बहुत सारे एक्सप्रेशंस मिलते हैं, बहुत सारे बिहेवियर्स हमें मिलते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स हम लिस्ट आउट कर सकते हैं वाइल डूइंग ऑब्जर्वेशन। दिस मेथड रिक्वायर्स मोर टाइम एंड एफर्ट। अब देखो यहाँ पर इसका थोड़ा डिसएडवांटेज है क्योंकि यहाँ पर टाइम आपको बहुत ज़्यादा चाहिए था, बहुत यू रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम टू ऑब्जर्व सम पीपल। अब आपके सामने अगर एक आप सपोज करें आपके सामने एक बच्चा है, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो भाई कम से कम 3 दिन 4 दिन 5 दिन 15-20 दिन आप उसको कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व करेंगे ना। एक दिन की ऑब्जर्वेशन तो एनफ नहीं है ना, 1 घंटे की ऑब्जर्वेशन तो एनफ नहीं होगी ना, क्योंकि वो लगातार कोई चीज़ें रेगुलर पैटर्न में होंगी, आपको बार बार वो दिखाई देंगी, तो ही आप उसके बिहेवियर को समझ पाएंगे ना कि कोई व्यक्ति कब खुश होता है, जब वो हैप्पी होता है तो किस तरीके से उसके हैंड्स मूव करते हैं, किस तरीके से उसकी वॉक होती है, वॉक स्टाइल होती है। तो इसमें ना टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होगा आपको उस चीज़ को समझने के लिए। इट बिकम्स विक्टिम ऑफ द बाइसेस ऑफ रिसर्चर। और कई बार रिसर्चर यहाँ पर बाइस भी कर देता है, ये भी इसकी डिसएडवांटेज है। ठीक है, जैसे अब मान लेते हैं जैसे आप आप किसी पर्सन का इंटरव्यू लोगे, तो आप इंटरव्यू भी क्या है, एक प्रकार का ऑब्जर्वेशन ही तो है यार। इंटरव्यू भी क्या है, एक प्रकार का ऑब्जर्वेशन है। तो अब इंटरव्यू में कितना टाइम होता है आपके पास, 10 मिनट 20 मिनट। अब उस 10-20 मिनट में सामने वाला व्यक्ति तो सब कुछ सच ही बोलेगा ना भाई, वो झूठ थोड़ी ना बोलेगा, वो अपनी कमियां थोड़ी ना बताएगा। तो अब उस स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम में आप कैसे पता लगा लोगे यार, ये बताओ। आप वो व्यक्ति किस तरीके से सोच रहा है, जब वो व्यक्ति जो व्यक्ति वो क्लेम कर रहा है वास्तव में वो चीजें करता भी है नहीं करता है। तो उस चीज़ में ये जो इसकी एक डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर बाइसिस होता है और कई बार ये एक्यूरेट नहीं होता है। अगर एक्यूरेसी आपको बढ़ानी है तो भाई ऑब्जर्वेशन का टाइम आपको बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो दिस इज़ क्वाइट दिस इज़ टाइप ऑफ लाइक कि ये इसकी डिसएडवांटेज भी है। इज़ दैट क्लियर? तो बच्चों ये ऑब्जर्वेशन का मेथड मैंने आपको बताया और आई थिंक आपको जो है काफ़ी समझ में आया होगा। यहाँ पे एक मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन इन्होंने दे दिया है कि भाई इसको हम घर पे किस तरीके की एक्टिविटी काइंड है कि इसको हम घर पे किस तरीके से ऑब्जर्वेशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं पर्सन के ऊपर। तो इस एक्टिविटी को एक बार जरूर पढ़े, आई रिकमेंड यू। ठीक है, आपके बहुत काम आएगी। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है और आप इसको लिस्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, और हम चलते हैं आगे। तो भाई जो नेक्स्ट मेथड मैंने आपको बताया था वो है एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। इसको भी हमें कवर करना है इस वीडियो में, एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा आपको इजी लैंग्वेज में समझाने में, और थोड़ा सा शॉर्ट में हम इसको फिनिश कर सकते हैं। तो भाई देखो एक्सपेरिमेंटेशन मेथड क्या है। देखो एक्सपेरिमेंटेशन मेथड होता है पूरा, जैसे एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है, किसी चीज़ को एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट करना, परफॉर्म करना। नॉर्मली एक्सपेरिमेंट कहाँ करते हैं, लैब में करते हैं। साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटेशन साइकोलॉजी मतलब साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर को हम समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं बाई डूइंग द एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट एक चीज होती है थ्योरेटिकल, जैसे ऑब्जर्वेशन में पूरी सारी चीज ऑब्जर्व करने की थी। यहां पर क्या है कि हम ह्यूमन बिहेवियर को समझ रहे हैं वाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट, कुछ हम लैब के अंदर प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज एक्सपेरिमेंटेशन साइकोलॉजी बच्चों। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एक वेरिएबल होता है जिसका नाम है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, ठीक है, तो वो सारी चीजें हम यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ये चीजें होती हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, और साथ में यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर रिलेवेंट वेरिएबल्स भी होते हैं। रिलेवेंट वेरिएबल्स जो कि अनडिजायर होते हैं, जो हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ लैब के अंदर कुछ काम कर रहा हूं और बाहर से नॉइज आ रही है, तो ये रिलेवेंट वेरिएबल है। क्या है, रिलेवेंट वेरिएबल। अब नॉइज आ रही है, दैट इज नॉट इन माई हैंड,
कि बाहर जाके मैं उस साउंड को रोकूं। जैसे मान लो कोई पक्षी है, वो आवाज़ कर रहा है, तो वो तो बाहर से आवाज़ आ रही है ना, हवा चल रही है, वो तो बाहर से हो रही है ना, तो मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ ना। तो कुछ रिलेवेंट वेरिएबल्स होते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको समझना होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या खेल है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों ने पुरानी साइकोलॉजी मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग वगैरह आपने पढ़ी हुई है इवान पेवलोव की, तो वहां पर एक एक्सपेरिमेंट बड़ा फेमस है उनका, डन बाय हिम। व्हाट दैट एक्सपेरिमेंट मीन्स एक्चुअली डॉग एक्सपेरिमेंट, जहां पर हमने क्या किया कि डॉग के मुंह में सलाइवा जनरेट किया। हमने नहीं किया, सॉरी, इवान पेवलोव ने प्रैक्टिस के दौरान, कंडीशनिंग के दौरान डॉग के मुंह में सलाइवा जनरेट कराया। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एक ब्रीफ एग्जांपल आपको देना चाहता हूं उसका, कि होता क्या है कि डॉग को बंद कर दिया एक पिंजरे में, उसके सामने खाना दिखाया जा रहा है। जब खाना आता है, जैसे ही खाना, पहले घंटी बजती है, पहले एक घंटी बजेगी, और जैसे ही घंटी बजेगी तो तुरंत खाना आएगा प्लेट में। डॉग उसको देखेगा और उसको खाएगा। नेक्स्ट डे फिर से घंटी बजती है, फिर से खाना आता है, डॉग ने उठा के फिर से खा लिया। तीसरे दिन फिर से घंटी बजती है, खाना आता है, डॉग ने उठा के फिर से खाना खा लिया। अब होता क्या है कि चौथे दिन घंटी बजी लेकिन खाना नहीं आया, खाना नहीं आया, लेकिन डॉग के मुंह में सलाइवा जनरेट हो गया, जो पहले 3 दिन भी जनरेट हो रहा था। पहले दिन भी हुआ, दूसरे दिन भी हुआ, तीसरे दिन भी हुआ। ये जस्ट मैं एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं, इसको ऐसे मतलब ट्रू मत समझना, जस्ट एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं। महीने भी लग सकते हैं, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, ऐसे होता गया। तो जब भी घंटी बजती है, खाना आता है, कुत्ते के मुंह में सलाइवा जनरेट होता है। ठीक है, लार। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ कि जब घंटी बजी तो खाना नहीं आया, लेकिन कुत्ते के मुंह में पहले की तरह ही सलाइवा जनरेट हुआ। अब इससे क्या होता है, अब देखो, सलाइवा यहां पे एक प्रकार का रिस्पॉन्स है जो कुत्ता दिखा रहा है, और खाना उसके सामने या घंटी उसके सामने, जब खाना उसके सामने लाया जा रहा है, तो वो एक स्टिमुलस है। तो जब भी हम किसी स्टिमुलस को देखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमने स्टिमुलस को एसोसिएट कर दिया है रिस्पॉन्स से। मतलब कुत्ता जो है सलाइवा जनरेट कर रहा है अपने मुंह में, दैट इज रिस्पॉन्स एंड सीन बाई द स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है, खाना है। ठीक है। अब जब भी घंटी बजेगी तो वो रिस्पॉन्स देगा, रिस्पॉन्स मतलब वो सलाइवा जनरेट करेगा। तो यहां पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट मतलब खाना, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, जो कि अब इंडिपेंडेंट पे डिपेंड हो गया, यू नो तो वो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि सलाइवा। तो इस तरीके से हम एसोसिएट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, और ये है आपका एक्सपेरिमेंटेशन साइकोलॉजी। कि भाई हम यहां पर कैसे हम एनिमल्स का बिहेवियर, फिर वही चीज हम ह्यूमन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। पुराने टाइम में तो यही होता था, एक्सपेरिमेंट लोग बागों पर नहीं होता था, एनिमल्स पर होता था। तो यहां पर क्या कर रहे हैं हम, बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि ये सारी चीज जो है रिस्पॉन्स के जरिए जनरेट भी कराई जा सकती है। तो ये आपका हो गया एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब एक मेथड दोस्तों मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, वो होगा केस स्टडी का मेथड। केस स्टडी का मेथड। अब केस स्टडी का मेथड जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो वहां पे डॉक्टर को बोलते हो कि भाई मुझे ये बीमारी है, तो डॉक्टर पहले क्वेश्चनिंग करता है आपसे, आपकी क्वेश्चनिंग के हिसाब से वो दवाइयां आपको प्रिस्क्राइब करता है। तो ये हो गया केस स्टडी। एक होता है सर्वे मेथड। तो ये कुछ मेथड्स हैं। इस वीडियो में मैंने आपको 2 मेथड के बारे में एक्सप्लेन किया है। एक तो हो गया आपका ऑब्जर्वेशन मेथड, और एक हो गया आपका एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सर्वे मेथड और केस स्टडी के मेथड के बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर काफी अच्छे से समझ में आया होगा। और प्लीज प्लीज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको केवीएस की तैयारी कर रहा हूँ। पैडागोजी यानी कि साइकोलॉजी, पैडागोजी जो भी है आपकी 40 मार्क्स की आने वाली है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।